वेलकम टू पहल क्लासेज। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो हमारा था उसमें बेटा हमने जो पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, इसमें हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो कंसिडरेशंस थे हमने वो कर लिए थे, हमारा टेम्परेचर का ओम्स लॉ देखा और टेम्परेचर की डिपेंडेंस हम देख लिए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो पहले एक बार फटाफट से रिकेप कर ले। आप सबको पता होगा कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंस थी उसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास में टेम्परेचर लेंथ, एरिया और मटेरियल पे डिपेंड करता है। सबको पता हो चल भी गया होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। R जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यही से फिर हमने आगे बात करेंगे, इससे बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो सब देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही मटेरियल्स पे डिपेंड करता है और चौथा फैक्टर बचता है टेम्परेचर पे। बट वहां मूव करने से पहले मैं कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आज लेने वाला हूं, जो बहुत ही ज्यादा शानदार न्यूमेरिकल्स है। पूरा एडवांस लेवल तक कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो ध्यान से साथ में बने रहे और आगे बढ़ते हैं। देखो फटाफट से। सबसे पहले एक बेसिक न्यूमेरिकल से शुरू करता हूं मैं आज के। देखो क्या गिवन है। A cylindrical tube of length L has inner and outer radii A and B। ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लेंथ L की जिसकी इनर और आउटर रेडियस दी हुई है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज K। रेजिस्टिविटी हमें K के बराबर दी हुई है। जनरली रो लेते हैं, क्वेश्चन ने K दे दिया, K ले लेंगे। देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द टू एंड ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब। ध्यान से देखो तो क्या पूछा गया है। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, जिसकी इनर रेडियस है 2 से मिलके बनी है। तो एक और बना लेते हैं यहां पे। ठीक है, इनर रेडियस इसकी बेटा जी है A और आउटर रेडियस इसकी है B। यही दिया हुआ है, इनर एंड आउटर रेडियस दोनों की दे दी हमें A और B के बराबर। अब देखिए फटाफट से कि आगे कैसे करें इसको। और हमें करंट जो दिया हुआ है इसकी लेंथ के अलोंग, मान लेते हैं इसकी लेंथ भी कितनी है, L के बराबर मान लो, दिया हुआ है वो भी। और करंट जो जा रहा है वो इस तरह से जा रहा है इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस करंट का फ्लो इस तरह से है। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। आई की डायरेक्शन बेटा ये गिवन है हमें। ठीक है, फटाफट से देखो तो करंट जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, हमसे क्या पूछा गया, रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहूंगा बच्चों। वो क्या है वो समझो सभी बच्चे, कि यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि L क्या है और एरिया क्या है। रो आपको पता है रेजिस्टिविटी है। L का मीनिंग ध्यान में रखोगे सभी बच्चों। व्हाट इज दिस L? L इज नथिंग बट L हमारे पास में लेंथ होती है जिससे करंट फ्लो कर रहा होता है। दिस इज द लेंथ अलोंग विच करंट फ्लो। लेंथ अलोंग विच करंट फ्लोज। ऐसी लेंथ है जिससे करंट क्या करता है, फ्लो करता है। लेंथ जिसके अलोंग करंट फ्लो करता है। दूसरा एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया तो लेते हैं हम क्रॉस सेक्शन का, और L लेंगे वो वाली जिससे करंट फ्लो कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, काफी बार बच्चे मिस्टेक करते हैं जब 3D फिगर्स वगैरह आते हैं, तो कोशिश करके अभी हम समझेंगे, ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा। टेंशन ना ले बिल्कुल भी। ओके, तो पहले तो इसके लिए कर ले। अब सिंपल सी बात है, देखो जो रेजिस्टेंस आ जाएगा, रो इसकी मान लो, रो की जगह K दिया हुआ है, K ले लेंगे। L कितनी है, L भी दी हुई है। डिनोमिनेटर में आएगा एरिया। कितने एरिया से करंट जाएगा, ध्यान दोगे तो यहां से तो जाएगा नहीं, यहां खाली जो जगह है उसका एरिया हो जाएगा पाई। ध्यान से समझेंगे क्या होता है एरिया सर्कुलर रीजन का, पाई R स्क्वायर, पाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आया समझ में, नहीं आया? सब बच्चे ध्यान दो कि सिलेंड्रिकल रीजन से जाना था करंट को। ठीक है, करंट जाने वाला है हमारे पास से, बट करंट के बीच में क्या आ रहा है समझोगे, तो करंट जो जा रहा था उसके बीच से हमारे पास में बीच में नहीं जा पाएगा, ऊपर सिलेंडर से और नीचे। तो जितना एरिया क्रॉस सेक्शन का मिल रहा है जिससे पास हो रहा है, दैट वी नीड टू कंसीडर। आंसर आ जाएगा हमारे पास में ये। दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सिंपल सा लगा। धीरे धीरे चलो लेवल को अप करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, लेवल अप करते हैं क्वेश्चंस का। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात, बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। दिस इज फाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम का रेजिस्टेंस बेटा कैसे निकालते हैं, क्या ये ऐसा कुछ शेप है, ध्यान देंगे तो
ऐसे कुछ शेप आती है आपके पास में। आप सबने एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखी होगी ये, कि इस तरह से शेप है हमारे पास में। ओके, यहां की रेडियस हमें दी हुई है 1 के बराबर, यहां की रेडियस जो हमें गिवन है दैट इज b, और हमसे पूछा गया है कि इसका लेंथ मान लो इसकी है l, और ये भी दिया गया है कि बेटा रेडियस जो है वो नेग्लिजिबल है लेंथ के कंपेयर में। ये कुछ बार मानना पड़ता है हमें ताकि हम थोड़ा और आसानी से कर पाए। तो ये सारी चीज दी हुई है। करंट अगेन इसी तरह फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन भी इस तरह से दे दी, इसके बीच में फ्लो होते हुए जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है आपसे, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो फर्स्ट टर्म का। ठीक है, फर्स्ट टर्म का रेजिस्टेंस हमें निकालना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब बात समझने की ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां जब हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो वो इतना आसानी से नहीं निकलेगा। तो क्या करना पड़ेगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए? सिंपल सी बात है, हमें इंटीग्रेशन सोचना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान दोगे तो बेटा यहाँ एरिया लगातार वेरी कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। और ऐसा जब भी होता है, चीजें चेंज होती है, हमें इंटीग्रेशन की नीड होती है। इंटीग्रेशन दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, अरे वाह इंटीग्रेशन करना है, चेंज वगैरह हो रहा है तो ठीक है। सो इंटीग्रेशन की और फील चाहिए तो आप मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो देख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा हमें, इतना समझ में आ गया। अब इंटीग्रेशन करने के लिए एलिमेंट चाहिए होगा, तो एलिमेंट वगैरह लेते हैं, देखो कैसे। तो यहां से मैं एक बार के लिए कलर चेंज करके एलिमेंट ले लेता हूं डिफरेंट। सो मैंने क्या किया बेटा, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। पहले तो डायग्राम और क्वेश्चन समझ आ गया आपको, ये क्वेश्चन अलग से नोट करना। आप यहां से x डिस्टेंस पे गया मैं और एक डिस्क कंसीडर की बेटा, एक डिस्क कंसीडर की हमने इस तरह से, जिसकी थोड़ी विड्थ भी लेते हैं। आपको स्टैंडर्ड एलिमेंट लेना पता होगा तो आपको पता होगा बेटा, थोड़ी विड्थ भी कंसीडर करते हैं हम डिस्क की। ठीक है, तो यहां पे हम x डिस्टेंस पे जाके एक डिस्क ली जिसकी रेडियस तो है r, ठीक है, और जिसकी विड्थ जो है वो है dx। ओके, सो हमने क्या कंसीडर कर लिया, ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि हमने मान लिया dx विड्थ है, dx विड्थ की डिस्क, एंड रेडियस कितनी है, रेडियस इसकी हो गई r के बराबर जी। बहुत बढ़िया भाई, समझ आई बात। चलो बेटा जी, इतना समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट का रेजिस्टेंस लिखेंगे, तो dr लिख लेते हैं, r ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डिस्क, रेजिस्टेंस ऑफ डिस्क जिसे हम बोल रहे हैं dr। सो dr विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। अच्छा, इसके मटेरियल की डेंसिटी रो दी हुई है, नहीं दिया तो रो मान लेंगे हम, ठीक है। सो रो एल कितनी है इसकी, मोटाई, मोटाई कितनी है dx अपॉन ए कितना है, पाई आर स्क्वायर, रो dx अपॉन पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। बोलो समझ आया नहीं आया बात इतना? अब इतना समझ आ गया तो बाकी तो काम करना ही है। बट देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये आती है कि हमारे पास में दो वेरिएबल्स है। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आ गए, दो वेरिएबल्स एक साथ बेटा वेरी कर रहे हैं। कौन कौन, एक r है और एक x है। तो हमें r और x में किसी तरह रिलेशन लाना पड़ेगा। सो कैसे लेके आए रिलेशन, तो बेटा हम यूज करेंगे सिमेट्रिक। कैसे, देखो यहां इस पॉइंट से लेके मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां इस तरह से ये ट्रायंगल हम निकालेंगे। देखो कैसे बनेगा ये ट्रायंगल, सभी बच्चे ध्यान से देखो। ये ऐसा कुछ ट्रायंगल है जहां पे ये बीच के पोजीशन पे r है, ये इतनी इतनी दूरी बेटा जी x के बराबर है। ये जो पॉइंट आ जाएगी ये हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है, और ये टोटल लेंथ है l के बराबर। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल पे है, सिमिलर ट्रायंगल है, हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ में नहीं कर रहा, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, तो वहां से मैं रिलेशन यूज करूंगा। देखिए ध्यान से सभी बच्चे, क्या रिलेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आई कैन ऑलवेज राइट x अपॉन r, समझना सभी बच्चे ध्यान से, x डिवाइड बाई r इक्वल टू x के नीचे क्या आएगा l डिवाइड बाई b माइनस ए। तो अब किसको एलिमिनेट कर ले, r को एलिमिनेट कर लो, केवल x के टर्म में रख लेता हूं इसको। जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यदि आप r को एलिमिनेट कर सकते हैं, बट देखो x को एलिमिनेट करूंगा तो फिर dx वगैरह निकालना पड़ेगा ना, तो r को कर लेते हैं, x के टर्म्स में ले आते हैं। तो यहां से देखो इस इक्वेशन से r क्या आ गया, r की वैल्यू आ गई
सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, r इज इक्वल टू b माइनस ए, समझना। सो दिस इज इक्वल टू, हमें चाहिए तो b माइनस ए टाइम्स x, ओके, b माइनस ए टाइम्स x बाई एल। तो ये आ जाएगा हमारे पास में। कोई परेशानी हो किसी भी तरह की तो बताए कि इस किस तरह से हमने इसको लिखा है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू वी गॉट। यहां से x बाई आर, x अपॉन आर, इसको यूज ले लिया हमने, रेडियस r थी, ठीक है। यहां से हमने ले लिया, यहां से बेटा लाइन ड्रॉ करते हुए, ओके। सो दैट कम्स, अच्छा सॉरी, अब ध्यान दो बेटा, तो ये r माइनस ए है, दिस इज r माइनस है, दिस इज नॉट r, r तो टोटल है, r में से a माइनस करना पड़ेगा, सो दिस इज r माइनस ए, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या, यहां से बेटा r की वैल्यू चाहिए मुझे, तो r क्या आ जाएगा, सब बच्चे ध्यान से समझो, r माइनस ए आ जाएगा x बाई एल इंटू बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी तो होगा फिर उधर जाके, इससे इक्वेशन निकाल सकते हैं सभी बच्चे। तो ये आ गया r की वैल्यू। अब r हमें पता चल गया, तो यहां पे पुट कर देंगे r की वैल्यू को, तो देखो क्या आ जाएगा, dr जो आ गया वो आ गया रो dx अपॉन पाई, r कितना आया देखे, a प्लस बी माइनस ए बाई एल मल्टीप्लाई बाई एक्स का स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रेशन कर लो, ये तो हो जाएगा r, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, x की, अब केवल x वेरिएबल है, 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। सो फटाफट से लिमिट लगा के सॉल्व कर लेंगे। सो ये तो r बन गया, दैट इज इक्वल टू, रो को कॉमन ले लिया, रो बाई पाई, इंटीग्रेशन देखो इसका क्या आएगा बेटा, ऊपर 2 है, पावर ऊपर जाए एक तरह से जाएगी, माइनस बचेगा, ऐड करूंगा तो इस पे, सो ये आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी माइनस ए टाइम डिवाइड बाई एल टाइम्स x, और ये इससे बेटा जो मल्टीप्लाई में होता है, या तो सब्सटीट्यूशन यूज कर लो या डायरेक्ट मेथड यूज करो, ये इससे डिवाइड होता है, सो इनटू एल अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, ये आ जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक लगानी है हमें, 0 से l तक। तो पहले तो x की जगह l रख दो, देखो क्या आता है x की जगह l रखने से, जैसे ही आप x की जगह l रखोगे ये सब कुछ कट जाएगा और यहां से बच जाएगा, देखोगे मेरे पास, तो x की जगह l रख के देखो, सो l से l कटा, a से ये गया, b बचा यहाँ पे, ओके। सो मेरे पास आ जाएगा यहां से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, रो अपॉन पाई तो कॉमन है, जब मैंने x की जगह l रख दिया तो वैल्यू आई माइनस ऑफ l अपॉन b इंटू बी माइनस ए, ठीक है। और x की जगह जब 0 रख दूंगा तो आएगा माइनस, और एक माइनस पहले से है तो प्लस l अपॉन, x की जगह 0 रखने पे क्वांटिटी 0 हो गई, a अपॉन b माइनस ए, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो देखो बच्चा, रो टाइम्स कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहां से l अपॉन बी माइनस ए को कॉमन ले ले, सो रो एल अपॉन बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसे, यहां पे बचेगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, तो जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो आपको नजर आ रहा होगा बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा, सो द फाइनल आंसर जो यहां से आएगा दैट इज रो एल अपॉन, अच्छा एक पाई साथ में चल रहा है बेटा जी, रो एल पाई साथ में चल रहा है, तो यहां से मैं आंसर यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं, रो एल अपॉन पाई ए बी। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। अगेन मैं रिपीट करता हूं, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे कि क्या कर रहा हूं। क्या किया मैंने यहाँ पे हमने पहले एक बेटा रिंग कंसीडर की, उसकी हेल्प से हमने निकाला r और x का रिलेशन, ये कैसे लिखा आपको समझ आ गया होगा, ये आ गया, और dr ये हो गया था, dr में r की जगह हमने ये पुट कर दिया और फिर इंटीग्रेट किया। हो सकता है बच्चों को ये इंटीग्रेशन थोड़ा टफ लगे, यदि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी होगी हमें। वो प्रैक्टिस कैसे होगी, आप अपने मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो देख सकते हैं और फिर साथ में HCV की प्रॉब्लम्स कर लीजिए, तो काफी हद तक हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी उस पे, ओके। सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखे सभी बच्चे, एक और एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा टफ पड़ेगा बट ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि वही
हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर टाइप से है, होलो, इस तरह से, ठीक है, जिसका इनर रेडियस अगेन, इनर रेडियस मान लो a है और आउटर रेडियस कितनी है, b के बराबर। ओके गुड। और हमें अब के बार क्या दिया है बेटा, करंट ऐसे नहीं जा रहा, करंट ऐसे जा रहा है, इससे करंट की डायरेक्शन ये है अब के बार, दिस इज द डायरेक्शन। आपको समझ आ रहा है हो क्या रहा है, ये सिलेंडर था, बाहर से बड़ा, एक अंदर छोटा है, अब उसके चारों तरफ जगह तो है, तो करंट ऐसे जा रहा है, उस खाली जगह में से ऊपर की तरफ जा रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझोगे तो आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हमें बताना है इसका रेजिस्टेंस कितना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगेन लेंथ वगैरह एल मान लो, वही सब सारी चीजें। अब बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा। बहुत ही शानदार जानदार सवाल, कैसे करोगे बताओ देखें। तो देखो बेटा कैसे करेंगे अब के बार थोड़ा अच्छा सवाल है। हमें क्या कंसिडर करना है, देखो सिलेंड्रिकल रीजन्स है, इससे जाएगा। यदि मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट होगा ऐसा, उससे करंट जा रहा है, ध्यान दो तो ये बीच का पार्ट है, इसकी रेडियस है a और बड़े वाले की रेडियस है b। किसी तरह हमें क्या करना है बेटा कि इससे करंट ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है सोचोगे तो इस तरह से है, ऐसे बाहर की तरफ जाती हुई है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से करंट जा रहा है, इस तरह से, समझ रहे हो। बीच से देखोगे तो ऐसे करंट ऐसे जाते हुए दिखेगा। और सिंस वेरी कर रहा है एरिया लगातार, तो हमने क्या किया, वही एक डिस्क कंसीडर करी, जनरल डिस्टेंस r पे dr विड्थ की, ठीक है। सो हमने क्या ले लिया बेटा जी, r पे dr मोटाई की एक डिस्क ले ली, r पे जाके dr मोटाई की एक डिस्क ले लीजिए, ये लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिस्क, अच्छा ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन व्यू हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन व्यू। और r पे जाके dr की हमने क्या ले ली, डिस्क स्ट्रिप ले ली r पे dr की, ठीक है। सो अब मुझे बताओ कोई भी बच्चा कि इससे इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, डिस्क ऑफ r रेडियस एंड dr विड्थ। अब कोई भी बच्चा मुझे बताए इसका कितना रेजिस्टेंस होगा, तो मैं dr लिख लेता हूं, dr विल बी इक्वल टू, अब dr कैसे लिखेंगे भाई, लिखेंगे कैसे, नहीं लिखेंगे। सो फटाफट से बताओ dr की वैल्यू क्या लिख लेंगे, सभी बच्चे बताएं। क्या मैं लिख सकता हूं, रो टाइम्स dr, क्योंकि dr विड्थ से ही तो जा रहा है ये, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, जल्दी से आंसर करें। क्या इसका क्रॉस सेक्शनल, बेटा कर्व्ड सरफेस का एरिया लेना है, तो क्या कर्व्ड सरफेस का एरिया हो जाएगा 2πrl। समझो बात को क्या हुआ, ये तो हमने एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया यहां से, तो इससे इतना जा रहा है, बट कितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कर्व्ड सरफेस का एरिया हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सो कर्व्ड सरफेस का एरिया हमने कंसीडर कर लिया। अब बताओ कैसे आगे बढ़ेंगे, अब तो आसान है करना, ध्यान से देखिए, फिर से थोड़ा मुश्किल है। पहले तो देखो ऐसा बनाया हमने, ठीक है, उसको समझ रहे एरिया को, क्रॉस सेक्शन को, तो इस तरह जा रहा था, तो हमने इसे डिस्क बना ली। इस डिस्क से मैं लिखूंगा बेटा जी, तो समझो ये dr विड्थ को क्रॉस करके जाएगा, तो जिसको क्रॉस करके जाता है वो लेंथ ले लेते हैं dr, बट एरिया किसका लूं मैं, तो एरिया आ जाएगा इसका, तो 2πr हो गया, ठीक है, 2πr ये सरकमफ्रेंस हो गई। और ऐसे कितनी दूर तक लेनी है मुझे, l तक है ये, टोटल इसकी लंबाई कितनी है पीछे बैकएंड में, बेटा ये ऐसी है 3D में ऐसे बड़ी। सो l तक इसकी लंबाई कंसीडर करते हैं, पूरे उससे क्रॉस सेक्शन एरिया से एक साथ जा रहा है वो, ठीक है। सो r की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, r1 से r2। सो r जो आ जाएगा वो आ जाएगा, कॉमन ले लो यहां से, रो अपॉन 2πl को तो कॉमन निकाल लिया, dr अपॉन r, लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, a से b, इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा रो अपॉन 2πl ln b/a। आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है बट ध्यान दोगे तो समझ आएगा। तो देखो कितने, तीन थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स की हमने, पहला नॉर्मल निकालने का केस में, दूसरा फ्रस्टम, और तीसरा हमने देख लिया थोड़ा अच्छा वाला, अच्छे लेवल का सवाल। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट समझ आए होंगे। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहता है कि ये केवल लिया एल का,
तो बेटा पूरी लेंथ कवर करनी है तो एल इसलिए आ जाएगा मेरे पास में, किसी क्रॉस सेक्शनल व्यू का देखूंगा तो, ठीक है। सो उसके लिए पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रीजन। सिलेंड्रिकल रीजन जो आर रेडियस ने बनाया, जो कितनी रेडियस ने बनाया? आर रेडियस ने। ये डिस्क को जोड़ के सिलेंड्रिकल रीजन बनेगा, उसका एरिया लिया है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल आना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां से। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास में आता है रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है, कैसे वेरी करता है, क्या वेरिएशन रहता है, ठीक है जी। चलो देखो यहां पे बेटा, तो डिपेंडेंस चाहिए हमें टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ हमारे पास में, ये तो पता चल गया कैसे डिपेंड करता है, तो पहले वो समझते हैं। आप सबको पता होगा बच्चों कि हमारे पास एक रिलेशन आया था R इक्वल टू रो एल बाई ए, और हमने ये भी बताया था जो रो होता है दैट इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताएं। रो क्या होता था? m अपॉन n स्क्वायर टाउ। यदि डेरिवेशन नहीं पता तो बेटा आप प्रीवियस से, इससे पिछले वाला लेक्चर जरूर देखें हमारा, ठीक है। थर्ड पार्ट जो मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, उसमें डेरिवेशन किया गया है ओम्स लॉ का, और आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए तो ये समझ आया सबको। अब देखो क्या होता है, हम कुछ कुछ बातें करते हैं यहाँ पे। फोर कंडक्टर्स मान लो या मेटल ले लो, मैं क्या बोलूंगा समझना है यहाँ पे। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये साइन किसको बता रहे हैं? इंक्रीज को। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होगा बेटा? टेम्परेचर बढ़ता है किसी का तो कोलिजन्स बहुत फास्ट हो जाते हैं, बहुत फास्ट कोलिजन होने लगते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा? कोलिजन्स बिकम फास्ट। कोलिजन्स कैसे हो जाएंगे? फास्ट होने लगेंगे, बहुत तेज कोलिजन्स होंगे, बहुत जल्दी होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। तो कोलिजन्स बहुत फास्ट होंगे तो इसकी वजह से टाउ जो है वो डिक्रीज करेगा। समझो बात को, क्या हुआ? कोलिजन्स तेज हुए, तेज होने की वजह से टाइम, जो टाउ क्या था? मीन एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, की कोलिजन में कितना टाइम लगता है, मीन टाइम निकाल लो सबका, ठीक है। सो टाइम हमने निकाल लिया, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम है। सो कोलिजन्स के बीच में लगने वाले टाइम का एवरेज, तो वो हमने निकाल लिया। सो दैट विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि कोलिजन्स फास्ट हो रहे हैं। अब ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन को देखो सभी बच्चे, इस एक्सप्रेशन को, यदि ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या रो इंक्रीज होगा? बिल्कुल होगा। सो दिस इंप्लाइज रो इंक्रीज एंड दिस डायरेक्टली इंप्लाइज आर इंक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या ध्यान रखो, इसी तरह से जैसे मैं बता रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, कोलिजन्स इंक्रीज हो गए, कोलिजन्स फास्ट हो गए तो टाउ घटा मतलब रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रो बढ़ गया, और रो बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। सो कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ध्यान दे, कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा केस लेता हूं मैं हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स का। दोनों की बात करूंगा यहां पे ताकि दोनों का एक साथ में काम हो सके, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स पे क्या होगा हमारे पास में चर्चा? सेमीकंडक्टर के लिए देखोगे तो क्या होगा? वही टेम्परेचर इंक्रीज जब आप करोगे, ठीक है, सो वही बात, कोलिजन्स फास्ट हो जाएंगे, कोलिजन फास्ट होंगे मतलब टाउ डिक्रीज। बट यहां पे एक और चीज आती है सेमीकंडक्टर में, बट एन ऑल्सो इंक्रीज। सेमीकंडक्टर में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। ये कंसेप्ट और डिटेल में आप सेमीकंडक्टर में डिस्कस करेंगे, बस समझो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास में चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए तो पक्की सी बात है कुछ तो इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा? देखो, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, अब दोनों ही डिनोमिनेटर में है, एन और टाउ। तो यहां ये देखने को मिलता है इंक्रीमेंट इन
एन इज मोर देन डिक्रीमेंट इन टाउ। समझना कि जितने लेवल से एन बढ़ रहा है उतने लेवल से टाउ नहीं घट रहा, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर का क्या हुआ? ओवरऑल डिनोमिनेटर बेटा देखो एन है टाउ है, तो ये घटा कम ये बढ़ा ज्यादा, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर डिक्रीज, और डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ, दिस इंप्लाइज रो इन सॉरी ओवरऑल डिनोमिनेटर का क्या हुआ? हाँ, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो गई। ध्यान से देखो, एक सेकेंड, अच्छा एन बढ़ रहा है बेटा, नहीं 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 नहीं, एन इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल डिनोमिनेटर इंक्रीज, सो रो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ध्यान दो, नीचे दो चीजें थी, एक मान लो 5 गुना बढ़ गई बट दूसरी 2 गुना कम हुई, तो ओवरऑल नीचे इफेक्ट किसका आया? बढ़ने का। 5 गुना से 2 गुना मतलब 3 गुना का तो इफेक्ट आया कम से कम, सो 3 गुना इंक्रीमेंट उसको क्या करेगा? अब बढ़ा देगा, और डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रो कम हो गया, दिस इंप्लाइज रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीज। वापस रिपीट कर रहा हूं, समझो। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है कोलिजन्स फास्ट होंगे, कोलिजन्स फास्ट हुए, कोलिजन फास्ट होने की वजह से क्या हुआ कि टाउ इंक्रीज हो गया, लेकिन टाउ इंक्रीज होने के साथ ही हमें देखने को मिला नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी बढ़ गए। अच्छा जी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ने से क्या हुआ? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का बढ़ना इज मोर इफेक्टिव देन दी टाउ का घटना, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या हुआ? बढ़ गया, ओवरऑल डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई? तो दो बात काम की ध्यान रखो, ये रीजन भी समझ में आना चाहिए, एक्सप्लेन बिल्कुल सटीक एक्सप्लेनेशन करना है। अच्छा, आपको डेस डेस लगा के नहीं लिखना है, एग्जाम में आ जाएगा तो इन्हीं को पॉइंट्स के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है? बाकी पूछा जाता है काफी बार, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इसका एक फॉर्मूला आता है डिपेंडेंस का, तो वो निकाल लेते हैं। हमें क्या देखने को मिला? मान लो dr इज द चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो dr हमें मिला कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट, एंड dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, वेयर dt इज चेंज इन टेम्परेचर, dt जो है क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, और dr जो है चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा जी। सो ये हमें मिला, दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं? dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नॉट dt, और प्रोपोर्शनलिटी जब जब आती है तब तक कांस्टेंट आएगा, सो यहां से आ जाएगा dr इज इक्वल टू अल्फा r नॉट dt, वेयर r नॉट एक्चुअल में क्या है? रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर। ऐसा लिख देता हूं बेटा, r एट इनिशियल टी, ठीक है। सो ये हमें समझ आ जाता है, वेयर अल्फा इज नोन एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अल्फा को क्या बोला जाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल दिया जाता है हमारा। यहां से देखोगे तो अल्फा की यूनिट वगैरह भी निकाली जा सकती है। अल्फा की यूनिट हो जाएगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या सेंटीग्रेड इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ अल्फा। यहां से देखो बेटा dr और r तो कट जाएंगे, 1/dt यूनिट आएगी इसकी। चलिए, बहुत बढ़िया। सो dr हमारे पास में आ गया क्या? dr की वैल्यू आ जाती है अल्फा r नॉट dt। अब हमें तो फाइंड करनी है वैल्यू, तो लगाओ वैल्यू। जब टेम्परेचर है T नॉट, रेजिस्टेंस है R नॉट, और जब टेम्परेचर हो जाता है, सॉरी यहां पे क्या किया मैंने, ये मिस्टेक कर दी बेटा, ध्यान दो, इरेज कर देते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं दोबारा से, ठीक है। सो देखिए बच्चों, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने, कोई बात नहीं, अभी इरेज हो जाएगा, समझते हैं। चलिए देखिए बच्चा, ठीक है। सो फटाफट से देखो क्या करना है आगे, यहां से आगे बढ़ते हैं। सो ये हमें समझ आ गया, यहां से मैं dr को लिख सकता हूं r नॉट अल्फा dt। अब पहली बात केस है जब अल्फा कांस्टेंट नहीं है, फर्स्ट केस अल्फा नॉट कांस्टेंट। यदि अल्फा कांस्टेंट नहीं है
तो अल्फा को हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमें अल्फा को अंदर रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन के। और यहाँ पे मान लो है R0 और बाद में हो जाता है R, ठीक है, R फाइनल बोल दे, R एक टेम्परेचर, R फाइनली बोल देता हूं, और यहाँ पे टेम्परेचर है T0 और T हो जाता है T फाइनल। गुड। सो यहां से तो बेटा अब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज व्हेन नॉट कांस्टेंट, तो अल्फा पे डिपेंड करेगा ये। हमारे सिलेबस में मेनली इसका सिंपल केस आता है, ये आप जेई वगैरह के ध्यान में रखे, जेई इसी वे में पूछता है, तो आपको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे केस में क्या आएगा, अल्फा कांस्टेंट। तो अल्फा जब कांस्टेंट है तो dr की वैल्यू आ जाएगी, यही इंटीग्रेशन हो जाएगा, dr r0 से r फाइनल दैट इज इक्वल टू r0, अल्फा बाहर आ जाएगा dt, t0 से t फाइनल। अब फटाफट से इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा बेटा r फाइनल माइनस r इनिशियल दैट इज इक्वल टू r0 अल्फा t फाइनल माइनस t0। ओके, सो ये वैल्यू आ गई। सो r इनिशियल एक्चुअल में क्या है, r0। सो यहां से r फाइनल जो आ जाएगा वो आ जाएगा r0, बेटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो r0 को कॉमन ले लो, r0 कॉमन लेके 1 प्लस अल्फा t फाइनल माइनस t0। सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर। इस फॉर्मूले को बच्चा सब लोग ऐसे भी याद रख लेते हैं, r फाइनल इक्वल टू r0 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, तो ऐसे भी याद रख लेते हैं, वह डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है, टी फाइनल माइनस टी नोट। आई होप आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी। क्या टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है, कंडक्टर्स के साथ टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, सेमी कंडक्टर्स के साथ टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस क्या है, अल्फा किस तरह का होना चाहिए। अच्छा कुछ बातें मैं करूं, कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होगा, मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं, कंडक्टर के लिए अल्फा कितना होगा, कंडक्टर के लिए अल्फा और सेमी कंडक्टर के लिए, तो यहां से साफ दिख रहा होगा बेटा कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो अल्फा इज ग्रेटर देन 0, और सेमी कंडक्टर का घटता है तो सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा इज लेस देन 0। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखे, जितना याद होगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें हमने आज कर ली बेटा। आज के लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हो आज के लेक्चर में वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। बहुत ही ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, बिल्कुल जबरदस्त लेक्चर है, तो ध्यान से समझे और ध्यान से करे इसको, और जो भी फीडबैक हो वो प्रोवाइड करे। ओके, थैंक्स।